A very good morning to all my friends and dear students. आज मैं आपके सामने बड़ा ही एक पेचीदा सा सवाल लेकर आया हूं। अगर समाज नहीं तो कानून किसके लिए, और अगर कानून ही नहीं तो समाज का क्या होगा। समाज और कानून दो ऐसे शब्द हैं जिनको शायद एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। अब आती है बात की ज्यादा महत्व किसका। हु इज मोर इम्पोर्टेंट, वेदर लॉ और द सोसाइटी। इस बारे में हर विद्वान की अपनी विचारधारा है, जो उन्होंने अपने अपने अनुभव, सामाजिक हालात और अन्य जो भी वातावरण था उसको देखकर उन्होंने बनाया। कानून के छात्र होने के नाते हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि एक सभ्य समाज में कानून का क्या स्थान है। तभी आप कानून को उसकी असली जरूरत के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर पाएंगे। कुछ विद्वानों ने राजा के आदेश को ही कानून माना और कुछ विद्वानों ने अतीत से हो रहे क्रमबद्ध परिवर्तन के अनुसार हुए सामाजिक मानदंडों के विकास को ही कानून की संज्ञा दी। लेकिन आज मैं आपके साथ उन विद्वानों का जिक्र करने जा रहा हूं जिन्होंने कानून को सामाजिक इंजीनियरिंग के माध्यम के तौर पर देखा, सोशल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट के तौर पर देखा और अपने एक अनुभव आधारित अनुसंधान पर जोर दिया, एम्पेरिकल स्टडी पर जोर दिया कि कानून वो नहीं है जो नजर आता है। आप उसकी जड़ों के अंदर जाइए, तब आपको पता चलेगा कि कानून क्या है, कानून की जरूरत किसके लिए है, कानून कैसा होना चाहिए। I believe that there is always availability of a contribution of logic and common sense behind any law. मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी कानून तभी बनता है जब उसके पीछे कोई लॉजिक होता है, समाज की कोई जरूरत होती है और इसके पीछे कॉमन सेंस होती है। अन्यथा कानून की क्या जरूरत है। जंगल में भी हर कोई जानवर, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, वो भी अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन उनसे अपने आप को हमने अगर एक अलग, जिसको कहते हैं सोशल एनिमल की संज्ञा दी, तो क्यों दी। फॉरेस्ट एनिमल और सोशल एनिमल में जो हमारा जो डिफरेंस है वो केवल कानूनों के बीच का डिफरेंस ही है। जंगल का कोई कानून नहीं, जो ताकतवर है वही राज करता है, और एक सभ्य समाज के अंदर कानून होते हैं जो कि कमजोर से कमजोर प्राणी को भी जीने की प्रेरणा देते हैं। Therefore, मेरा आपके सामने एक सुझाव है कि आप सब विद्वानों की बात खुले मन के साथ सुने, सोचें, समझें और फिर अपनी बुद्धि से निर्णय लें कि कानूनों को समाज के अनुसार विकसित करना है या समाज को कानून के अनुसार विकसित करना है। अगर दूसरे शब्दों में कहें, कानून समाज के लिए है या समाज कानून के लिए। प्लीज प्रोवाइड योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स। My name is Dr. Ajay Kumar Goyal, AKG. You may see me as your friend or as a mentor. Welcome to all of you in your own channel, Law, Logic and Learning, LLL with AKG. Till now, I have shared few learning of my life through the videos introducing AKG, concept of law, and definition of law by various thinkers in two parts, which are available at this channel. In part 1 and part 2 of the definition of law by various thinkers, I discussed about the analytical school and historical school of jurisprudence. Today, in the part 3 of the definition of law by various thinkers, I will like to discuss the law from the eyes of jurists of sociological school. I am sure that after watching the complete video till end, you will get an overview about the jurisprudential concept of law under major legal system prevalent in the world. क्योंकि अभी आपने देखा, किसी ने समाज को सरकार के अनुसार चलाया, किसी ने सरकार के बनाए कानूनों को वैल्यू दी और किसी ने कानून को ऐतिहासिक तौर पर जाना। आज जिन विद्वानों का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, उन्होंने कानून को बनाने में समाज के एक महत्वपूर्ण योगदान के ऊपर चर्चा करें। The jurist of sociological school defines the law in accordance with its implications for the well-being of individuals. That is issues related to health, education, etc. मैं छोटी छोटी बातें, सेहत, पढ़ाई, इन चीजों से रिलेटेड चर्चा करी और साथ में उन्होंने सोसाइटी को एट ए होल, उनके ऊपर पूरी
सोसाइटी से रिलेटेड चर्चा की, जो कि सोसाइटी के हर पार्ट को इम्पैक्ट करती है। They believe that law is good or bad, it depends upon its social functions followed by the consequences on the society. एक कानून तभी अच्छा और बुरा है जब उसके आउटकम क्या आते हैं। कानून आपने लागू किया, समाज को उसका क्या प्रभाव पड़ा। कानून तभी अच्छा और बुरा कहलाता है। कानून पहले से बनते समय अच्छा और बुरा नहीं होता। कानून का प्रभाव उसको बताता है कि वो अच्छा है या बुरा है। द jurist believe to study a society for which the law is going to operate to understand. अब उन्होंने क्या अंडरस्टैंड करने के लिए कहा? द प्रोसेस ऑफ शेपिंग द लॉ। सोशियोलॉजिकल स्कूल में इन चीजों पर बड़ा जोर दिया गया कि आप समाज को देखिए, समझिए, किस चीज के लिए, कि एक कानून को बनाने के लिए क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया जाना चाहिए। द रोल ऑफ लॉ इन शेपिंग द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग सोशल रिलेशनशिप। कानून बनाते समय समाज का योगदान और कानून का समाज को बनाते समय योगदान। Jurist of sociological school defines the law as an instrument of social engineering, including addressing the social conflict and desirable changes in society. उन्होंने कानून को एक समाज के अंदर जो आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, देखिए समाज में दो बर्तन भी, जैसे एक जगह दो बर्तन भी हों तो वो भी हों तो आपस में बजते हैं। ऐसे ही अलग अलग विचारधारा वाले लोग जब एक ही समाज में रहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होना नॉर्मल सी बात। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल ने उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने का एक माध्यम बनाया कानून को। दे बिलीव इन इक्विटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन द सोसाइटी बाय यूज ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने जो सामाजिक कानूनी संस्थाएं हैं उनके द्वारा जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको सबके बीच में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन का एक जरिया बताया। फॉर दिस पर्पस जूरिस्ट बिलीव टू स्टडी। अब उन्होंने इसके लिए डिटेल में स्टडी करने के लिए कहा कि आप किन चीजों को स्टडी करिए। एक वेरियस फैक्टर ऑफ सोसाइटी बिहाइंड मेकिंग एनी लॉ इंक्लूडिंग सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक। एक कानून को बनाने पीछे केवल एक सॉवरेन का आदेश नहीं है कि सॉवरेन ने आदेश दिया तो कानून बन गया। उनके अनुसार कानून को बनाने पीछे सामाजिक जो आपकी कल्चरल वैल्यूज है, इकोनॉमिक है, फाइनेंस, इन चीजों का बहुत महत्व है। द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कि जो कानून है वो कैसे लागू किया जाएगा। देयर इम्पैक्ट ऑन द बिहेवियर ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग जजेस, एडवोकेट्स एंड अदर लीगल कैरेक्टर्स थ्रू सर्वेज एंड स्टडीज। तो इस तरह से उन्होंने एक एम्पेरिकल स्टडी पे जोर दिया कि आप इन चीजों को देखिए कि जो आपने कानून बनाया वो कैसे बना और किन के लिए बना, उसके बाद उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, उसके बाद समाज पे क्या उस पर असर पड़ा। और इसके लिए आपको जो लीगल पर्सन्स हैं लाइक जजेस, एडवोकेट्स और लीगल कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी। उनकी इंटरव्यू सर्वे करिए, क्या है वो, उनकी क्या विचार है इस बारे में। इन ब्रीफ, दिस स्कूल बिलीव दैट लॉ इज प्रोग्रेसिव इन नेचर as per the need of society and play a significant role in highlighting the importance of relations between law and society. तो इस तरह इस सोशियोलॉजिकल स्कूल ने समाज और कानून के बीच के जो आपसी रिलेशन थे, जैसे मैंने आपको शुरू में क्या कहा कि समाज और कानून को हम एक दूसरे से अलग नहीं देख सकते। क्या कोई समाज कानून के बगैर रख सकता है? या समाज के बगैर किसी कानून का कोई औचित्य है? समाज तो वही है ना जहां बहुत सारे व्यक्ति आपस में रहते हैं, उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है और कानून उन कॉन्फ्लिक्ट्स को बीच में एक मीडिएटर की भूमिका निभाता है। अगर समाज ही नहीं तो कानून कहां, और कानून नहीं तो समाज का औचित्य क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल में हमारे जो सबसे रिनाउंड जूरिस्ट हैं वो हैं रोस्को पाउंड। ही बिलोंग टू द हार्वर्ड लॉ स्कूल। He is recognized as the father of sociological school who has given the term social engineering. तो जो social engineering की term थी वो रोस्को पाउंड इन्होंने दी थी। He challenged the analytical school by emphasizing the social functions of law through addressing human needs and values. अब इन्होंने एक तरह से एनालिटिकल स्कूल को सीधा चैलेंज किया। एनालिटिकल स्कूल वाले क्या कहते थे? सॉवरेन का आदेश ही कानून है। उन्होंने मॉरल्स को कोई वैल्यू नहीं दी, उन्होंने कस्टम्स, इन सब चीजों को कोई वैल्यू नहीं, समाज के बारे में कोई जिक्र। उन्होंने बस ये कहा कि सॉवरेन ने जो कह दिया वही आदेश है। बट पाउंड कनेक्टेड लॉ विद सोशल इम्पैक्ट एंड इट्स मॉरल कंसिडरेशन। समाज के ऊपर कानून का क्या असर पड़ता है
और इसके मोरल विचारधारा क्या है, इसके ऊपर पॉन्ड का बहुत ज्यादा था. He believed law as a means of social engineering, seemed like an engineer who uses his technical skills for development of new inventions. एक जैसे इंजीनियर है, वो कई पुर्जों को जोड़ के एक मशीन बनाता है और जिसमें हर एक पुर्जा, कोई छोटा हो या बड़ा हो, उसका अपना योगदान होता है. वैसे ही समाज के अंदर कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, सामाजिक ढांचे के पूरे विकास में हर एक पुर्जे का अपना योगदान है. तो पॉन्ड ने उस सोशल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट की वैल्यू दी कि जिसमें कानून का फर्ज है कि वो हर एक को वैल्यू दे. According to him, the end purpose of law should be to satisfy a maximum of wants with minimum of friction. ज्यादा से ज्यादा लोग खुश हों और कम से कम लड़ाई झगड़े हों. सोसाइटी के अंदर लोग होंगे, आपसे उनके विचार अलग होंगे, तो बट नेचुरल है झगड़े भी होंगे. तो कानून का क्या था कि भाई अब सबसे बड़ी बात कि लोगों के फ्रिक्शंस को कम किया जाए और कानून की ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्टेंस. Pond took the society as a machine and law as a mean to fix the parts of machine in a better way for running the machine in full swing. I again repeat कि उसने इसको एक मशीन के तौर पर लिया और उसमें हर एक पार्ट को उसके मशीन के पुर्जे की तरह लिया. पर्पस क्या था लेकिन? बेटर आउटकम. सब कुछ बहुत बढ़िया, कुछ क्रिएटिविटी सबके लिए, हैप्पीनेस, सबकी हैप्पीनेस हो. He believed that law may be used to protect the interest of maximum people by minimizing their created conflicts due to different interest. हर एक इंसान के हर एक चीज में अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, जिनके बारे में इंटरेस्ट के बारे में अब आगे मैं जिक्र करूंगा इंटरेस्ट थ्योरी में. Pond mainly discussed about the functioning of society, thus his school of law is also termed as functional school by many writers. उसने लॉ ने कानून को फंक्शनिंग के जोड़ दिए. जैसे मैंने बताया मशीन है, मशीन के पुर्जों, तो दैट इज ऑल क्या है, ये फंक्शनिंग है. आपको कैसे सोसाइटी को चलाना है, सोसाइटी की क्या जरूरतें हैं, सोसाइटी के कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को डील किया जाए, ये सब चीजों का जिक्र किया. तो इसलिए ये फंक्शनल स्कूल के नाम से भी ये स्कूल मशहूर है. अब मैं इंटरेस्ट थ्योरी, जिसका अभी मैंने आपको कहा था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट थ्योरी भी पॉन्ड के खाते में जाती है कि उसने इंटरेस्ट थ्योरी भी डिपेंड करी. He termed the law as a mean of social engineering by satisfying the social wants and demands involved in the existence of civilized society. As a mean of social engineering, he believed that it is the duty of law to protect different type of interests. एक समाज में कई तरह के लोग होते हैं, उनमें हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन पॉन्ड ने उसको तीन तरह के इंटरेस्ट में बांटा. एक होते प्राइवेट इंटरेस्ट, जैसे कि फ्रीडम ऑफ विल, ऑनर, रेपुटेशन, प्राइवेसी, बिलीफ. हर कोई चाहता है कि मेरी पूरी रिस्पेक्ट हो, रेपुटेशन हो, प्राइवेसी हो, मेरे विचारधारा को मानने का मेरे को फ्रीडम हो. उसके बाद उसको अपने फैमिली रिलेशंस को मानने की पूरी हो, पेरेंट्स के साथ, चिल्ड्रन के साथ, बीवी, मियाँ बीवी के साथ, प्रॉपर्टी, प्रोफेशन, इन सब के उसने एक पर्सनल प्राइवेट इंटरेस्ट के साथ जोड़ा गया. और दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट, लाइक रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक का मतलब जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे इंटरेस्ट जिनके जुड़े. जैसे एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट में एक एम्प्लॉयमेंट के साथ हजारों लाखों लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ. प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, कानून, अगर नेचर ठीक है, अगर हमारा एनवायरमेंट ठीक है, हमारे सी शोर ठीक है, तो उसमें सबको इफेक्ट होता है. आप देखिए कोरोना काल के दौरान एनवायरमेंट ही प्रभावित था, या फिर यहाँ पर एनवायरमेंट पोल्यूशन जब होता है उससे क्या सोसाइटी पूरी प्रभावित होती है. आज के सिनेरियो में अगर आज आप देखें कि हमें सांस लेने के लिए भी कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं. एंड थर्ड इज द सोशल इंटरेस्ट बाय प्रिपरेशन ऑफ पीस. शांति बने, पूरे समाज के अंदर शांति बने. जो सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक हो, उन सबको बचाने की परमिशन हो. हमारे जनरल मॉरल, कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ, ये सब की फ्रीडम. तो इस तरह से उसने तीन तरह के लोगों के इंटरेस्ट बताए, एक तो प्राइवेट, एक पब्लिक और एक सोशल. He believed that there must be a balance between personal and social interest. ऐसा नहीं है आप किसी पर्सनल इंटरेस्ट को ज्यादा वेटेज दें या सोशल इंटरेस्ट को दें, दोनों के बीच में एक बैलेंस हो. He believed law as a tool of social engineering. तभी तो सोशल इंजीनियरिंग कहा कि जहां पर हर एक पुर्जे का अपना महत्व है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सबका अपना अपना महत्व है. एक बहुत बड़ा जहाज भी है, अगर जहाज के अंदर एक छोटा सा पेज, खिड़की का एक छोटा सा पेज लूज रह जाए, तो सोचिए क्या जहाज ठीक ढंग से चल पाएगा. या जहाज के पहिए का एक छोटा सा पुर्जा भी अटक जाए तो क्या जहाज ठीक तरह से लैंड कर पाएगा. और तो छोड़िए, सबसे बड़ी बात,
जितना मर्जी बड़ा व्हीकल हो, उसकी चाबी तो छोटी सी होती है ना। तो हर एक पुर्जे का अपना अपना महत्व होता है। अकॉर्डिंगली Bond believed law as a tool of social engineering by judicial awareness about social value and interest. अब यहाँ पर उसने जुडिशरी के रोल पर भी बहुत अच्छा किया। In brief, we can say that aim of Roscoe-Pound theory is to satisfy human wants and desires through law by selecting and securing the valuable object of society, and also to maintain social harmony by ensuring balance of competing interest. सबके इंटरेस्ट को बचा के जितने कम से कम इंटरेस्ट हो, उसने इस चीज पे जोर दिया कि सबकी खुशी पर जोर दिया। He believed in social justice and solving social problem with the help of law. उसने कानून को एक माध्यम बनाया जिससे लोगों के आपसी मतभेदों को दूर किया जा सके और सबके बीच में खुशी डाली जा सके। Bond theory advocated the responsibilities of legal institutions, including judges, lawyers, and other jurists, to study the law with the practical implication on the society. उन्होंने जितनी भी लीगल इंस्टीट्यूशंस है हमारी, उनकी जिम्मेवारी डाली कि वो इस कानून केवल बंद कमरों में ना बने, कानून बनने के बाद उनका समाज के ऊपर क्या असर पड़ा, उनकी एम्पेरिकल एक स्टडी की जाए, उसके ऊपर जोर दिया। नाउ हियर बॉन्ड थ्योरी को अगर हम भारतीय समाज के अनुसार देखें तो कई बार हमें बहुत अपने समाज के पास में लगती है, जहां पर सोशल जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन आर द मेन पार्ट्स ऑफ आवर लीगल सिस्टम। हमारे आज देखिए संविधान में देखिए, वहां जस्टिस इक्वालिटी की बात की गई है, जेंडर इक्वालिटी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर बात की गई है। अवर लीगल सिस्टम आल्सो एड्रेस ह्यूमन नीड्स बाय रिस्पेक्टिंग द डाइवर्स कल्चर फैब्रिक ऑफ अवर कंट्री। अब देखिए हमारे कंट्री में इतना डाइवर्सिटी है, लेकिन पूरा हमारे लीगल सिस्टम में उसको कैसे जॉइंट रखा गया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की, ज्यादा से ज्यादा लोग खुशी का ध्यान रखा गया है। तो सिंपल सी बात है, हम इसको ये कहेंगे, वी हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट, जो कि पॉन्ड का भी यही था कि कानून ऐसे हो जिसमें मैक्सिमम हैप्पीनेस हो, ज्यादा से ज्यादा समाज के लोग खुश रहें और उनके अंदर कम से कम आपसी झगड़े। समझ गए आपकी बात? आप मेरी बात की, रॉस्को पॉन्ड का पूरा सिद्धांत क्या था सोशल इंजीनियरिंग का, कि जहां पर पूरे समाज को एक पूरे इंजीनियरिंग की तरह लिया, एक छोटे से छोटे पुर्जे की अपनी वैल्यू बताई, और कानून का ये था कि इस तरह से कानून बने कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशी मिले और लोगों के आपसी जो लड़ाई झगड़े हो वो कम से कम हो। नाउ इसके बाद आते हैं एलरिच, जो सोशियोलॉजिकल स्कूल के एक और जूरिस्ट। इनका बारे में ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी इनका भी लगभग वही है कि ही वाज एन ऑस्ट्रेलियन फिलोसफर, ही गेव द थ्योरी ऑफ लिविंग लॉ। उन्होंने कानून को एक निष्कर्ष, उन्होंने हमेशा कानून को कहा कि कानून हमेशा एक जीवित वस्तु का नाम है, कानून हमेशा जीवित वस्तु की तरह है, वो हमेशा बदलता रहता है, समाज की जरूरत के अनुसार बदलता है, विच इज वेरी नियर टू द थ्योरी ऑफ फंक्शनल थ्योरी ऑफ पॉन्ड। जैसे फंक्शन के आधार पर पॉन्ड की थ्योरी थी, बिल्कुल उसके पास में है। अब Ulrich understood the law by taking care of the needs of existing society with social phenomena. He believed that society is the main source behind formation of any law, and all the dealings in a society are affected by the prevailing norms of society. अब समाज के अंदर जो कानून होते हैं उसके अकॉर्डिंग समाज के अपने नियम कायदे होते। देखिए जब समाज की स्थापना शुरू में हुई तब कोई राजा नहीं था, तब कोई कानून नहीं थे। आप लाखों साल पहले जाइए, जब समाज की स्थापना का हुआ तब उस समय कोई कानून नहीं थे। धीरे 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 करके एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ, पहले लोग इकट्ठे हुए, फिर उन आपसी मतभेद हुए, मतभेदों के बाद उन्होंने अपने मतभेदों को दूर करने के लिए अपने में से किसी को अपना जैसे कहते हैं समझदार व्यक्ति को चुना और उसको कुछ पावर दी, फिर उसने अपने सिक्योरिटी के लिए टैक्सी सिस्टम, ये सब चीज एक सामाजिक परिवर्तन का आप धीरे धीरे समझेंगे। Here it is pertinent to highlight that Ulrich neither gave much weightage to society in past nor future oriented society. एलरिच के बारे में लेकिन यही चीज है कि सोसाइटी की जिक्र करते समय उसने ये जो ऐतिहासिक वर्णन उस चीजों का कोई नहीं किया। उसने कहा जो भी है समाज आज है। He believed existing society focused law which has been developed as per the functioning requirement of society living by the individual. उन्होंने आज के ऊपर जोर दिया कि जो समाज आज है कानून उसके लिए है। Law is not the order of any legislation. और उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि जो विधायिका ने कानून बना दिया तो लॉ हो गया, और ना ही कोई जजेस मेड लॉ के ऊपर उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि ये अपनी जो शेप है
एक जो पब्लिक इंटरेक्शन होती है, जो समाज में लोगों की जरूरत होती है, उसके अकॉर्डिंग बनता है. It changes its shape as per the interaction and needs of society on daily basis. Society itself is the biggest source for creation of law through its social institutions like marriage, inheritance, contract. अब देखिए समाज में जब बहुत सारे लोग रहते हैं, अब उनके अंदर सामाजिक बंधन भी हैं, जैसे एक मैरिज नाम की संस्था है, इनहेरिटेंस, कोई मर जाता है, उनकी आगे की संपत्ति के विवाद या आपसी समझौते जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. तो ये जितने भी हमारे लॉज हैं, जैसे हमारे पर्सनल लॉज हैं या फिर इनहेरिटेंस, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉज हैं, ये सब क्या है? ये समाज के अंदर से निकले ही तो नियम कायदे हैं. Therefore, it is necessary to study the actual behavior of the individual in a society containing legal interactions. अब जो भी समाज में व्यक्तियों के आपसे लीगली तौर पर एक इंटरेक्शंस होती हैं, अब उनको एक बिहेवियर को स्टडी करने के लिए उसमें कहा गया. Like many other jurists, Ulrich recognized customs and practices of the existing society in shaping legal norms. कस्टम्स क्योंकि समाज का ही हिस्सा. कस्टम क्या है? जो कि बहुत पुराने से चले आ रहे. ठीक है, एल्रिच ने हिस्ट्री को वैल्यू नहीं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को वैल्यू नहीं दी, लेकिन आज के समाज के अंदर जो कस्टम प्रेवेलेंट है उन्होंने उसको वैल्यू दी. उन्होंने कहा कि जो कस्टम आज भी चले आ रहे हैं, आज देखिए फिर वही चीज, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के ऊपर जाने की ज्यादा नहीं उसने बात की, लेकिन उसका आज क्या है, आज की जरूरत क्या है, आज के समाज को जो भी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो भी कस्टम्स हैं उन सबको आपको देखना बड़ा जरूरी है. Therefore, instead of imposing the norms from the top, it must arose with the bottom of thought in view of the needs and practice of individuals in the society. कानून ऊपर से राजा द्वारा इम्प्लीमेंट हो और सब लोग उसको फॉलो करें, इस विश्वास को नहीं उसने कहा. एक पिरामिड है, पिरामिड में टॉप पर राजा होता है, सबसे नीचे उसकी प्रजा होगी. तो दो सिद्धांत है, या तो ऊपर से एक नॉर्म आए और नीचे सब चीजें उसको इम्प्लीमेंट करें, और दूसरा जिसको हम सिद्धांत कहते हैं बॉटम अप थॉट, कि नीचे से एक विचार जाए, राजा उस पर निष्कर्ष निकाले और उस पर फिर लोगों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहे. तो जिन लोगों ने कोई नियम खुद इम्प्लीमेंट करने, जब उनको पता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो ये भी एक थॉट है. इन अदर वर्ड, पॉपुलर एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ लॉ. तो जब नीचे वालों ने जो अपनी थॉट भेजी होगी, राजा ने उसी को एक कानून का दर्जा दे दिया, तो बट नेचुरल है कि उसकी एक्सेप्टेंस भी होगी और उसकी एप्लीकेशन भी बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि लोगों ने खुद कानून बनाए, खुद सुझाव दिया कि कानून की शेप कैसी होनी चाहिए, और राजा ने उसको एक बिल्कुल उसकी इफ एंड बर्ड्स देख के अपने कर दिए. राजा का मतलब एक पदवी नहीं है, राजा का मतलब एक आइडेंटिफिकेशन है कि जो भी सुप्रीम है, हु इज सुप्रीम इन एनी लॉ. Law is required to be updated, changed as per the need of existing society. In other words, the administration of justice depends upon the nature of existing law, which should be progressive as per the need of society. और law इसलिए तो living law उसने कहा है कि ये कोई एक डेड लॉ नहीं है. जैसे जैसे समाज के अंदर परिवर्तन होते हैं, कानून के अंदर भी वैसे वैसे ही परिवर्तन होने चाहिए. We can summarize the views Ulrich by saying that law is not the creation of external factors. Law, कानून जो होते हैं कोई बाहर से आकर नहीं बनाए जाते, but it is the only outcome of internal churning inside the society. एक सोसाइटी के अंदर आपसी बहुत सारे विचार चलते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, धीरे धीरे करके फिर उसके बाद जो रिक्वायरमेंट होती है समाज की जरूरत होती है, उसके अकॉर्डिंग कानूनों का एक मुद्दा बनाया जाता है, कानून बनाए जाते हैं. Enrich favors the evolution nature of law and thus opened the way for many jurists to study the law with more empirical and social grounded understanding. Enrich की ये सोशियोलॉजिकल स्कूल के व्यूज थे, उन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि कानून केवल राजा द्वारा बनाए कानून नहीं है, इसमें समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है, और समाज को बीच में हम लाए बगैर कानून कैसे सोच सकते हैं. अगर समाज की जरूरत के अकॉर्डिंग कानून नहीं बने तो उनकी इम्प्लीकेशन होगी, एक्सेप्टेंस नहीं होगी, तो कानून कैसे जाते सर्वाइव करेंगे. सो उम्मीद है आपको सोशियोलॉजिकल स्कूल के बारे में पता चला होगा, जिसमें समाज और कानून के आपसी रिश्तों के बारे में बताया गया, प्लस कैसे बताया है कि समाज और कानून कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. That's all for today. My next video for remaining schools of law will come soon. Thank you for watching the video. Your motivation and your support as always. If you like the video, please subscribe the channel, share with your friend
Being a lifelong learner, I need your suggestion for improvement and topics for upcoming videos. To discuss any doubt for any other legal topic or for any other suggestion, you may WhatsApp me text message at my mobile number 8700251176. I am again repeating 8700251176. Best of luck to all. Love you all. Jai Hind. Vande Mataram. Thank you.